चलिए, तो एग्जाम्पल 9 तक हमने कर लिया था वेक्टर अलजेब्रा में NCERT का। अब जो पहला टॉपिक है उसके बाद वो है वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। देखते हैं कि ये क्या है। अब ये जो टॉपिक है, हमने जो हमारा लेक्चर था वेक्टर अलजेब्रा का उसमें हमने नहीं करा था, क्योंकि जैसा मैंने कहा था कि कुछ सेक्शंस, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि मैं जब प्रॉब्लम करवाऊंगा तब करवाना चाहता हूं। ये उन्हीं में से एक टॉपिक था, लेकिन अब NCERT करवा रहा हूं, उसमें मिल गया है, तो चलिए इसको कर लेते हैं। बहुत ही आसान है, अगर वेक्टर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो कुछ भी नहीं है। चलिए देखते हैं कि क्या है भाई वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। ठीक है, अब देखिए ये क्या है। मान लीजिए कि आपका ये जो है ये एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, 3 डायमेंशनल, तो x y और ये z। यहां एक पॉइंट q है, p है, और यहां एक पॉइंट मान लीजिए कि आपका q है। ठीक है, इस पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है वो हम मान लेते हैं कि r1 है, और जो पॉइंट Q है इसका जो पोजीशन वेक्टर है ये हम मान लेते हैं कि r2 है। ठीक है, ये है हमारा पोजीशन वेक्टर r2। पोजीशन वेक्टर आपको मैंने बताया था कि एक ऐसा वेक्टर जो 3 डायमेंशनल स्पेस में किसी पॉइंट को किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में, रिलेटिव में लोकेट करे। जैसे कि यहां पे ऑरिजिन है हमारा O, जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 0 होता है। इसी पॉइंट से हम इन पोजीशंस वेक्टर को, इन पॉइंट्स को इन पोजीशंस वेक्टर से लोकेट कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर विच इज यूज्ड टू लोकेट पॉइंट्स in 3 dimensional space with respect to certain points और certain positions। यहां पे वो certain position या certain point क्या है, origin है। इसी के रिलेटिव में इन positions vector को हम, इन points को हम actually space में locate कर रहे हैं, और वो locate हम किसकी मदद से कर रहे हैं, ये जो हमारा position vector है। चलिए, अब ये जो P से Q के तरफ एक हमारा वेक्टर है, ये है वेक्टर PQ। अब P का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि x1, y1 और z1 है। Q का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि x2, y2 और z2 है। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो वेक्टर PQ है, वेक्टर PQ है, ये क्या होगा भाई। ठीक है, अब वेक्टर PQ क्या है, आपने इस वेक्टर को देखा, वेक्टर r1 पोजीशन वेक्टर। अब P का कोऑर्डिनेट है तो हमें पता है कि r1 को हम इस तरह से लिख सकते हैं x1i प्लस y1j प्लस z1k। सिमिलरली r2 को लिख सकते हैं x2, y2 और z2 के रेस्पेक्ट में, z2 को लेके। अब r1 जो था उसका टेल था ऑरिजिन के पास, इसीलिए इस तरह से हम लोगों ने लिखा। r2 का जो टेल था वो भी ऑरिजिन पे था, इसीलिए हमने r2 को इस तरह से लिखा, जैसा कि मैंने बताया है। r2 को भी चलिए लिख ही देते हैं, J प्लस Z2K। इसीलिए R2 को हमने इस तरह से लिखा, क्योंकि इनका जो टेल है, एक जो पॉइंट है इन वेक्टर्स का, वो ऑरिजिन पे है। बट इस वेक्टर का जो टेल है उसका भी कोऑर्डिनेट 0 0 0 तो नहीं है। यहाँ पे तो कोऑर्डिनेट 0 0 0 था। और जब भी हम पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करते हैं, आपके बुक में डिफाइन किया जाता है, तो किस तरह से डिफाइन करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। किसी भी 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में हम पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करते हैं। इसीलिए इस तरह से पोजीशन वेक्टर को लिखा जाता है, जहां कि ये x1, y1, z1 वेक्टर r1 के स्केलर कंपोनेंट्स है, और x1i, y1j, z1k इसी वेक्टर के वेक्टर कंपोनेंट्स है। चलिए, लेकिन यहां पे जो वेक्टर PQ है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसका टेल जो है, इसका भी कोऑर्डिनेट भाई x1, y1, z1 है। ठीक है, कुछ फाइनाइट पॉइंट्स हैं इसके कोऑर्डिनेट, उसी तरह Q का भी कुछ कोऑर्डिनेट है। तो एक ऐसा वेक्टर जो कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, वो वेक्टर क्या होगा। ठीक है, अब चलिए वही हमें दिखाना है यहाँ पे।
अगर मान लीजिए p का कोऑर्डिनेट होता 0 0 0, तो ये जो वेक्टर होता क्या हो जाता, सिंपली यही चीज हो जाता, ये वाला। लेकिन चूंकि यहां p का कोऑर्डिनेट भाई कुछ है, ठीक है, तो देखते हैं कि यही हमें निकालना है कि वेक्टर pq का क्या होगा। ऐसा वेक्टर फाइंड हम कर सकते हैं इसकी हेल्प से, इसकी मदद से, जिसका टेल और हेड का कोऑर्डिनेट कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स दिए हुए हैं, कुछ पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हों। चलिए, लग रहा है इसका इंक खत्म हो चुका है, इसको यूज करते हैं। चलिए, इसमें कुछ करना नहीं है। अगर ध्यान से इस फिगर को देखेंगे तो जो वेक्टर r2 है वो रिजल्टेंट है वेक्टर r1 और वेक्टर pq का। एडिशन ऑफ वेक्टर्स आपको जाके देखना चाहिए, वेक्टर अलजेब्रा 1 में मैंने बताया है। क्यों है रिजल्टेंट? क्योंकि मान लीजिए अब वेक्टर एडिशन में ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता है। मान लीजिए ये थोड़ा सा सीख लेते हैं, काम देगा हमें। मान लीजिए ये 3 वेक्टर, इनको ऐड करना है, तो हम मान लीजिए पहला वेक्टर इसको भी ले सकते हैं, पहला वेक्टर इसको भी ले सकते हैं, पहला वेक्टर इसको भी ले सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर डजंट मैटर इन वेक्टर एडिशन। अब यहां पे इस वेक्टर को मान लीजिए हमारा पहला वेक्टर है। अब ये जो वेक्टर है इसके हेड से ये वाला PQ वेक्टर स्टार्ट है, इस PQ का जो टेल है वो इसके हेड पे है और हेड यहां पे है। अब जो रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट एक ऐसा वेक्टर होता है जो पहले वेक्टर के टेल से लेके फाइनल वेक्टर के हेड तक डायरेक्टेड एक नया वेक्टर होता है। तो R2 डेफिनेटली इसका रिजल्टेंट है। तो क्लियरली R2 इज द resultant of vector r1 and vector pq। इसलिए वेक्टर r2 इज इक्वल टू वेक्टर r1 प्लस वेक्टर pq। कोई दिक्कत नहीं है, हमें निकालना है वेक्टर pq। कर लेते हैं भाई, वेक्टर pq इज इक्वल टू वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1। r2 कितना है, x2i प्लस y2 j प्लस z2k माइनस x1i प्लस y1j प्लस z2k। ठीक है, i को एक साथ लेते हैं तो हो जाएगा x2 माइनस x1i प्लस उसी तरह y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। ठीक है, यही हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर pq हो गया। तो कोई भी एक वेक्टर हो जिसका टेल और हेड का कोऑर्डिनेट दिया हो तो उस वेक्टर को इसी तरह से हम लिख सकते हैं ना। अब अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ध्यान से देखें तो क्या होगा भाई, हमें पता है कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ the sum of the squares of the components, the scalar components of that vector। तो इस वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स कौन है, ये x के तरफ का स्केलर कंपोनेंट, ये वाला y2 माइनस y1 y के तरफ का स्केलर कंपोनेंट, उसी तरह z2 माइनस z1 z के तरफ का स्केलर कंपोनेंट। तो बस कुछ यहाँ करना नहीं है, ये तो हमने प्रूफ ही करा है कि मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं। अब ये मैग्नीट्यूड ऑफ PQ हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ PQ क्या है भाई, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या बताता है, उस वेक्टर का लेंथ, यानी कि वो जो लाइन सेगमेंट है जिसमें वो वेक्टर है उस लाइन सेगमेंट का लेंथ। तो इस लाइन सेगमेंट PQ का लेंथ क्या हो गया हमारा, ये, दैट्स इट। तो अगर ध्यान से देखें तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, 3 डायमेंशनल जियोमेट्री में ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। यही तो होता है ना किसी दो पॉइंट के बीच की दूरी 3 डायमेंशनल सिस्टम में। और 2 डायमेंशनल सिस्टम में क्या होता है, z1 और z2 0 हो जाता है, तो बस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, तो इसका उससे आप सिमिलैरिटी देख सकते हैं। बेसिकली ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स p एंड q, दैट इन जनरल डिस्टेंस बिटवीन द लाइन pq, दैट्स इट। चलिए, तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये तो हो गया किसी भी वेक्टर जिसका टेल और हेड का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो उस वेक्टर को इस तरह से लिखेंगे आप, और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ ऑफ दैट लाइन सेगमेंट ये हो जाएगा।
याद रहना चाहिए। चलिए अब एक प्रॉब्लम है उसको भी देख लेते हैं। कितना आसान था ये, कुछ करना ही नहीं है। इसीलिए मैंने इस तरह के टॉपिक्स को प्रॉब्लम के लिए रखा था कि जब प्रॉब्लम बताऊंगा तब करवाऊंगा, तब थोड़ा आपका टेस्ट भी हो जाएगा कि आपके कॉन्सेप्ट का क्या हाल चाल है। बट कोई नहीं, चलिए एग्जाम्पल 10 इसके बाद है, देख लेते हैं। एग्जाम्पल 10, फाइंड द वेक्टर, find the vector joining the points P, 2, 3, 0 and Q -1, -2, -4 directed from P to Q। ठीक है, यही क्वेश्चन है। फॉर्मूला आपको पता है, यहां पे भाई कोई वेक्टर है पी क्यू, पी से क्यू की तरफ डायरेक्टेड है, यानी कि वेक्टर पी क्यू, यही वेक्टर हमें निकालना है। क्या होता है भाई, x2 - x1। चलिए फॉर्मूला थोड़ा लिख लेते हैं ताकि याद भी रहे, प्लस y2 - y1 प्लस z2 - z1 की, यही होता है ना। x2 क्या है यहाँ पे -1 और x1 2 है तो -2, क्योंकि माइनस पहले से होता है i। y2 है -2 और y1 है 3 प्लस z2 है -4, z1 है 0। -3i -5j -4k, यही हो गया आपका रिक्वायर्ड वेक्टर। नाउ अब अगर आपसे पूछा जाता कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू और व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी एंड क्यू, तो आप क्या करते हैं कि जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो है वो इसका मैग्नीट्यूड होता, और मैग्नीट्यूड क्या हो जाता, या तो फॉर्मूला आपको याद ही है ये वाला, लेकिन जब वेक्टर को आपने फाइंड कर लिया तो ये फॉर्मूला क्या लिखना, फिर वही x2 y1 का क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, इसी वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड निकालना है। तो -3 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर, 9 प्लस 25 प्लस 16, 16 9 25, 25 और 25 50 हो गया। ये हो गया लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू या डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी एंड क्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो टॉपिक है वो है सेक्शन फॉर्मूला। नाउ दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉपिक्स दैट आई डिडंट टॉट यू इन दोज लेक्चर्स। इसको भी आप देख लीजिए ध्यान से। बस यही दोनों ऐसे टॉपिक्स थे जिनको मैंने जानबूझ के नहीं कराया था आपको। सेक्शन फॉर्मूला तो शायद मैं भूल गया था, सेक्शन फॉर्मूला कराना मैं भूल गया था, बट वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स जो है वो मैंने प्रॉब्लम के लिए रखा था। सो चलिए अब सेक्शन फॉर्मूला देखते हैं क्या है भाई। सेक्शन फॉर्मूला आपने कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में भी पढ़ा है और यहाँ वेक्टर में पढ़ेंगे। देखते हैं कि क्या सिमिलैरिटी है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री वाले सेक्शन फॉर्मूला की, ऐसे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री वाले सेक्शन फॉर्मूला और यहाँ वाले सेक्शन फॉर्मूला के बीच में, और क्या डिसिमिलैरिटीज हैं दोनों के बीच में। चलिए सेक्शन फॉर्मूला क्या है भाई सेक्शन फॉर्मूला। चलिए मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है जिसका हेड है पॉइंट Q और जिसका टेल है पॉइंट P। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए कि जो पोजीशन वेक्टर है ऑरिजिन से, यहाँ पे ऑरिजिन है, इसको मान लेते हैं हम एक राइट हैंडेड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऐसे करके। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे भी। ये है y, ये है x और ये है z, ऑरिजिन है। मान लेते हैं p का जो पोजीशन वेक्टर है वो आपका ये है वेक्टर a
जो Q का पोजीशन वेक्टर है वो है वेक्टर B। ठीक है, अब सपोज करिए कि कोई पॉइंट R है, कोई पॉइंट R है, इन दोनों P और Q के बीच में कहीं पे इंटरनली, यानी कि इस वेक्टर पे या इस लाइन सेगमेंट पे यूं कहें कि इस लाइन सेगमेंट PQ में के बीच में इंटरनली एक पॉइंट R है जो कि इस लाइन सेगमेंट PQ को डिफाइन कर रहा है, डिवाइड कर रहा है m/n के रेशियो में। तो हमें जो है इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है किसके रेस्पेक्ट में? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, यानी कि ओरिजिन से इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है, एंड दैट इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला यहां पे। अब डेफिनेटली R जो है यहां पे इंटरनली डिवाइड कर रहा, हो सकता है कि R एक्सटर्नली भी डिवाइड करे। ठीक है, तो पहले इंटरनली के बारे में बात करते हैं, फिर एक्सटर्नली वाले के बारे में बात करेंगे। अब थोड़ा सा यहां पे समझते हैं कि आप जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फॉर्मूला डिफाइन करते हैं तो वहां पे कैसे करते हैं और क्या करते हैं। हम देख सकते हैं कि यहां पे जो ये R है इसका पोजीशन वेक्टर हमें फाइंड करना है, और वही पोजीशन वेक्टर क्या है? सेक्शन फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है वेक्टर अलजेब्रा में। बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम फाइंड करते हैं बस, और वही कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला होता है। y कोऑर्डिनेट कुछ, x कोऑर्डिनेट कुछ, दैट्स इट। ठीक है, चलिए तो थोड़ा देखते हैं। अब दो केसेस होंगे, जैसे मैंने कहा, एक बार हो सकता है कि इन दोनों के बीच में R कहीं पे इसको डिवाइड करे m/n के रेशियो में, और अगले केस में दूसरा जो केस आएगा उसमें हो सकता है एक्सटर्नली कहीं पे डिवाइड करे। ठीक है, यानी कि इस लाइन से बाहर, क्योंकि लाइन को प्रोड्यूस किया जा सकता है ना, तो हो सकता है कि वहां पे उसको वो डिवाइड करे m/n के रेशियो में। चलिए थोड़ा सा लिख लेते हैं ताकि आपको ध्यान में रहे। इसको इस तरह से लिखिए कि टू फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट which divides, और जब पोजीशन वेक्टर की बात करूं तो याद रखिएगा कि ओरिजिन से बात कर रहा हूं, कि ओरिजिन से फाइंड कर रहे हैं हम। टू फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट which divides the line segment PQ, line segment PQ in the ratio m/n। यही यहां पे प्रॉब्लम है हमारे पास, हमारे हाथ में, और इसी को हमें सॉल्व करना है। दैट इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला। इसी प्रॉब्लम को हम सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं जब सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए भाई देखते हैं कि क्या होता है। अब यहां m/n, इसके बाद लिख लीजिए कि पहला इंटरनली और दूसरा एक्सटर्नली। एक बार इंटरनली इस पॉइंट R पे ये लाइन डिवाइड होगा m/n के रेशियो में, एक बार एक्सटर्नली डिवाइड होगा। तो सबसे पहले केस 1 की बात करते हैं, जब इंटरनली R डिवाइड करेगा PQ को m/n के रेशियो में। चलिए प्रॉब्लम मैं मिटा दे रहा हूं, आप लिख लीजिए। लेकिन केस 1, पहला केस क्या आएगा हमारा? जब इंटरनली डिवाइड कर रहा है। केस 1, सपोज R is the point which divides PQ internally in the
रेशियो m/n। अब इसका क्या मतलब है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका ये मतलब है कि PR डिवाइडेड बाई RQ इज इक्वल टू m/n। इसका यही मतलब है अगर सिंपल भाषा में हम कहें तो। अब देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n इंटू पी आर इज इक्वल टू m इंटू आर क्यू, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, वेक्टर आर क्यू। अब ऐसा क्यों आपको लगेगा, चलिए, जो स्टूडेंट्स थोड़ा सोचते हैं उनको ये चीज़ लगेगा, जो नहीं सोचेंगे वो तो डायरेक्ट बना देंगे, लेकिन सोचना ठीक है थोड़ा। चलिए देखते हैं कि ऐसा क्यों मैंने वेक्टर के फॉर्म में इसको लिख दिया। देखिए, अब हमने तो पढ़ा है ना कि अगर पिछले क्लास में ही देखा था कि अगर दो वेक्टर ए और बी जो है वो कोलिनियर हो, यानी कि पैरेलल हो, तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू लेमडा इंटू बी फॉर सम स्केलर लेमडा, या फिर b इज इक्वल टू लेमडा इंटू ए फॉर सम स्केलर लेमडा। लिख सकते हैं दोनों में से कुछ भी, कोई एक। बट हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना कि m इंटू ए इज इक्वल टू n इंटू वेक्टर b, नहीं लिख सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि लेमडा बराबर m/n हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर m/n सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें या इसमें, तो आप देख लीजिए क्या होगा। तो इसमें से कुछ भी हम लिख सकते हैं, जहां कि m और n जो है अपने हिसाब से एक स्केलर होंगे, इस तरह के स्केलर होंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से इस तरह से ये दोनों जो वेक्टर बनेंगे नए वाले वो बराबर हो जाएंगे। इसके बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि ऐसा क्यों होगा। अब देखिए, यहाँ पे इस तरह का लिखने का कारण ये था, अब हो सकता है कि यहाँ m और n नेगेटिव पॉजिटिव में से कुछ हो, बट डेफिनेटली दो वेक्टर जब बराबर है, जब दो वेक्टर बराबर हो रहा है, तो इसका ये मतलब है कि वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में बराबर है। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, दोनों वेक्टर क्या है, बराबर होने का क्या मतलब है। अगर दो वेक्टर बराबर होगा, पहले इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स को समझ लेते हैं। अगर दो वेक्टर्स बराबर होंगे, किस केस में, जब उनका मैग्नीट्यूड भी बराबर हो और डायरेक्शन भी बराबर हो, ठीक है। अब कोलिनियर है तो लेमडा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मान लीजिए कोई वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मान लेते हैं कि ये एक वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर बी है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अलग है। लेकिन ये क्या है, बराबर तो नहीं है, लेकिन पैरेलल है मान लेते हैं दोनों। तो अगर ए को हम माइनस वेक्टर बी लिख दे तो, यानी कि यहां पे लेमडा इज इक्वल टू -1 हो गया, इसीलिए ऐसा होता है। तो ठीक है, वेक्टर के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग m और n पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, लेकिन वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हो तो अगर m पॉजिटिव है तो n भी पॉजिटिव होगा। इसीलिए अब ध्यान दीजिए, यहां पे ये जो वेक्टर है pq, इसका डायरेक्शन इस तरफ है। वेक्टर pr भी तो एक वेक्टर ही है, तो वेक्टर pr का भी डायरेक्शन किस तरफ है, pq के तरफ। वेक्टर rq का भी डायरेक्शन pq के तरफ, और वेक्टर pr और rq दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के और डायरेक्शन भी सेम है। तो जब मैग्नीट्यूड वाइज इस तरह से बराबर है ये दोनों, तो वेक्टर वाइज भी बराबर होगा, क्योंकि m और n का तो साइन सेम ही होगा, क्योंकि वेक्टर pr और rq दोनों पैरेलल भी हैं और डायरेक्शन भी सेम है। इसीलिए इस तरह से लिख सकते हैं हम इन दोनों को, ठीक है। चलिए ये रिलेशन रहने देते हैं, अब यहां से थोड़ा सा देखते हैं। इसमें देखते हैं ट्राइंगल OPR में, फ्रॉम ट्राइंगल OPR में अगर ध्यान से देखेंगे तो वेक्टर OR जो है वो रिजल्टेंट है वेक्टर A यानी कि वेक्टर OP और वेक्टर PR का, यानी कि वेक्टर OR इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर PR। अब हमें यहाँ पे PR चाहिए, तभी तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, तो यहाँ से निकाल लेते हैं वेक्टर PR इज इक्वल टू वेक्टर OR माइनस वेक्टर A। ऑल्सो फ्रॉम ट्राइंगल ORQ। यहाँ भी ध्यान से देखेंगे, जो ये जो वेक्टर B है ये रिजल्टेंट है वेक्टर OR और वेक्टर RQ का। तो क्या हो जाएगा,
वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ओ आर प्लस वेक्टर आर क्यू। हमें यहाँ पे आर क्यू चाहिए तो आर क्यू को अलग कर लेते हैं, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ओ आर। अब यहाँ पे हमें वेक्टर पी आर के बारे में पता चल गया, वेक्टर आर क्यू के बारे में भी पता चल गया। अब पी आर और आर क्यू को क्या करते हैं, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। चलिए, तो जब पी आर को हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, n इंटू वेक्टर पी आर इज इक्वल टू वेक्टर ओ आर माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू m इंटू आर क्यू के जगह क्या है, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ओ आर। सॉल्व करते हैं, n वेक्टर ओ आर माइनस n वेक्टर ए इज इक्वल टू m वेक्टर बी माइनस m वेक्टर ओ आर। दैट इम्प्लाइज ओ आर को एक तरफ ले आते हैं तो हमारे पास हो जाएगा ओ आर m प्लस n इज इक्वल टू m वेक्टर b प्लस n वेक्टर a। इसलिए ओ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, m वेक्टर b प्लस n वेक्टर a डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट r का ऑरिजिन से, और यही तो हमें निकालना है। एंड दिस इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला व्हेन r डिवाइड्स द लाइन PQ इंटरनली इन द रेशियो m:n। चलिए, ये इंटरनली का हो गया। एक्सटर्नली आप खुद से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन चलिए मैं फाइंड कर देता हूं क्योंकि आपके किताब में इसको फाइंड नहीं किया हुआ है, ऐसे ही लिखा हुआ है। चलिए, ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है। हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट केस है। अब अगर दोनों पॉइंट के बीच में r कहीं पे होगा तो हो सकता है कि r p और q के मिड पॉइंट में हो, मिडिल में हो कहीं पे, तो उस केस में m:n क्या हो जाएगा, 1:1 का रेशियो हो जाएगा, क्योंकि जितना m होगा उतना ही n होगा ना। तो m/n इज इक्वल टू m/m कट के कितना हो गया, 1/1। इसीलिए तो जब m और n 1 हो जाएगा, यानी कि r जब PQ के मिड पॉइंट पे होगा तो OR कितना हो जाएगा, m और n 1, यानी कि a प्लस वेक्टर b/2। ये भी याद रखिएगा, जब r मिड पॉइंट पे हो तो ये आपका रिक्वायर्ड सेक्शन फॉर्मूला, रिक्वायर्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट r। चलिए, अब देखते हैं एक्सटर्नली के केस में। लिख लिया होगा आपने। फिगर को रहने देते हैं, बस इस चीज को अब इरेज कर देते हैं यहां से। ठीक है, ये पॉइंट अब यहां से हट गया और ये पॉइंट हमारा कहां पे आ जाएगा, इस लाइन को प्रोड्यूस करेंगे। मान लेते हैं कि r कहीं यहां पे आ गया, इस जगह पे। तो अब जो पोजीशन वेक्टर हमें फाइंड करना है वो ये पोजीशन वेक्टर है, ये वाला। ठीक है, और इस बार ये n होगा और ये पूरा यहां से यहां तक m होगा, m:n के रेशियो में। केस टू सपोज r divides the line segment PQ externally in the ratio of m:n। इसका क्या मतलब हुआ, PR डिवाइडेड बाई QR इज इक्वल टू m/n। इसलिए n PR इज इक्वल टू m QR, इसलिए n वेक्टर PR इज इक्वल टू m वेक्टर QR। वही कारण जो पिछले एग्जाम्पल में कारण था, देख लीजिए डायरेक्शन सारे वेक्टर का।
पी आर का डायरेक्शन और क्यू आर का डायरेक्शन दोनों पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में भी है। तो इस तरह से तो हम लिख ही सकते हैं, अगर मैग्नीट्यूड में ऐसा है तो वेक्टर में भी ऐसा ही रहेगा ये। चलिए वही चीज यहां भी लगाना है। सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल में देखते हैं, ओ पी आर में, फ्रॉम ट्राइंगल ओ पी आर। अगर ध्यान से देखें तो हमारा जो वेक्टर ओ आर है वो रिजल्टेंट है किसका, ओपी यानी कि वेक्टर ए और पी आर। वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर पी आर। पी आर हमें यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है, तो पी आर को एक तरफ ले लेते हैं, वेक्टर ओ आर माइनस वेक्टर ए, ऑल्सो फ्रॉम ट्राइंगल ओ क्यू आर। अब ओ क्यू आर इस वाले ट्राइंगल में देखते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा वेक्टर ओ आर, क्योंकि यहाँ पे ओ आर रिजल्टेंट है किसका, वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी, और क्यू आर का रिजल्टेंट ओ आर है, वेक्टर एडिशन। याद करिए हमें क्या चाहिए, क्यू आर, तो क्यू आर इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी। अब यहाँ पे पी आर पता है, क्यू आर पता है, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, इसलिए n इंटू पी आर की जगह ओ आर माइनस ए, ये इज इक्वल टू m इंटू क्यू आर की जगह ओ आर माइनस बी, n वेक्टर ओ आर माइनस n वेक्टर a इज इक्वल टू m वेक्टर ओ आर माइनस m वेक्टर b। दैट इंप्लाइज ओ आर को एक साथ ले आएंगे तो हो जाएगा ओ आर m माइनस n इज इक्वल टू, इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा m वेक्टर b माइनस n वेक्टर b, सॉरी n वेक्टर a। ठीक है, दैट इंप्लाइज वेक्टर ओ आर इज इक्वल टू m वेक्टर b माइनस n वेक्टर a डिवाइडेड बाई m माइनस n। ठीक है, ये आपका हो गया थोड़ा required section formula, required position vector of this point R when it divides externally the line segment PQ in the ratio of m:n। अब आप अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मैच कराएंगे तो दोनों फॉर्मूला सेम ही है, सेम तरह का फॉर्मूला है, ठीक है। और जब आप इंटरनली वाले केस से कंपेयर करेंगे तो बस यहाँ पे माइनस या वहां पे प्लस था, दैट्स इट। तो यही सेक्शन फॉर्मूला है, हो गया सेक्शन फॉर्मूला भी आपका खत्म। अब चलिए प्रॉब्लम है इस पे आपका, प्रॉब्लम नंबर 11।